बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज इस व्लॉग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आपसे शेयर करनी है और वो है कि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ऐन वक्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से कैसे रोका गया, क्यों रोका गया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से क्या खतरा था और किस शख्सियत को खतरा था, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ऐसा काम किया है अपने कैरियर में कि जिसके बाद उन पर जो है वो निशान लगाया हुआ था, उस पर भी बात करनी है। और वो खबर इंशाअल्लाह आपको मैं करूंगा, क्योंकि मैं तकरीबन इस पे मैंने थोड़ी सी मेहनत की और मेहनत करके जब चेक किया तो मुझे 10 साल पीछे जाना पड़ा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से 10 साल पहले ऐसी कौन सी गलती हुई थी और ऐसा कौन सा उन्होंने बड़ा फैसला दिया था जो कि उनका पीछा कर रहा था और जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ऐन वक्त पर रोक दिया गया। और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह भी है और इस पे आपको मैं अपडेट करूंगा क्योंकि वो चीज सामने आ चुकी है। और दूसरा जनाब स्टार्ट लेते हैं, और इमरान खान साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, वो भी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में भी जी बहुत कुछ उसके भी आ रहे हैं पसे पर्दा हकायक। और जैसे फॉर्म 47 तकसीम किया गया 8 फरवरी 2024 को, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में भी बहुत बड़े इल्जामात लग रहे हैं और अरबों रुपए के इल्जामात लग रहे हैं, पैसों की तकसीम के और प्लॉट तकसीम के, और फिर ये कि कौन सी शख्सियत इन्वॉल्व है इसमें और कौन मैनेज कर रही थी ये सब कुछ। तो ये एक एक करके हम आपके साथ खबर शेयर करते हैं जनाब। सबसे पहले हम चलेंगे इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल गुफ्तगू की और बड़े तवील अरसे के बाद, तकरीबन कोई 1 महीने के बाद उनका राबता हुआ मीडिया पर्सन्स के साथ। केस की समाअत थी, केस की समाअत तो आगे नहीं बढ़ सकी और उस पे बुशरा बीबी जो है वो नहीं आई थी बावजूद, क्योंकि बुशरा बीबी को जो प्लान था इनका गिरफ्तार करने का, दोबारा से हाउस अरेस्ट करने का और उनको किसी न किसी मुकदमे में दोबारा से उनको घेरने का, वो प्लान इनका नाकाम होता जा रहा है जी। इस खास तौर पे मरियम सरकार का और नकवी सरकार का। और कल बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई और उनकी हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर हो गई है। और उसकी वजह से काफी मसाइल पैदा हुए हैं कि इनका एक और प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया, इसीलिए वो अपेयर भी नहीं हुई थी और उनकी दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। तो एक और क्योंकि नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस में कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी मामला को निपटाया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि हतमी फैसला आप नहीं करेंगे, हतमी फैसले से इनको मना कर दिया गया है। और कल फिर समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने अलकादर ट्रस्ट केस का रिकॉर्ड देखने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया और 2 हफ्ते के बजाय 10 दिन का वक्त दिया गया और साहब अदालत को रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से भी 7 नवंबर तक रोक दिया, क्योंकि बर्रियत का पिटीशन फाइल की हुई है इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी ने, कि अलकादर ट्रस्ट जिसको 190 मिलियन पाउंड केस का कहा जाता है, एक फलाही इदारा था, उसको उसके इल्जाम में, एक फलाही इदारा बनाने के इल्जाम में, क्योंकि अब तक जो बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो लिहाजा रजू किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जनाब इसी स्टेज पे इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को बरी किया जाए, क्योंकि ये एक लाहासिल मश्क की जा रही है जिसका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा वो बात मान ली गई और 7 नवंबर तक अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने से भी रोक दिया और साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड भी मांग लिया। एक बात, दूसरी बात जी, इमरान खान साहब ने इसी मौके पे गुफ्तगू की, लेकिन मजे की बात यह है कि मीडिया ने वो सारी गुफ्तगू, सवाल जवाब भी किए, रिकॉर्ड भी की, नोट भी की, लेकिन
किसी भी टेलीविजन चैनल, किसी भी अखबार में वो खबर नहीं आई कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। लिहाजा बाद में फिर उनके वकला ने गुफ्तगू वो जारी कर दी और बताया कि मीडिया की क्या पाबंदियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ नहीं हो सका। बहरहाल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है उसने आईने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर ज़हनी अजियत दी गई, ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है। जानवरों से बदतर सलूक किया गया और सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई और सेल में घुप अंधेरा रखा गया। 10 दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। 1 हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई। ये कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई। ये सख्तियां और टार्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूंगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं है, और क्योंकि इसके पैसे जायदाद सब बाहर है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए ही आते हैं और फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। जब ये वजीर आजम था तो 22 दफा बरतानिया गया था, अब तो वैसे भी ये 12वां खिलाड़ी है, इसलिए अपने वतन वापस सुधार गया है। इंतजार पहुंचा कि अगवा पर शदीद तशवीश है। ये जबरी गुमशुदगी मेरी जात से मुखासमत का शाखसाना है। मुल्क में मुकम्मल लाकानूनियत का राज है। मेरे फोकल पर्सन के अगवा को 21 दिन हो गए। उसका कसूर क्या है? अफसोस है कि अदालतें भी खामोश हैं। ये इमरान खान साहब ने कल बात की है जनाब, जो कि किसी भी अखबार और किसी भी टीवी पे नहीं नशर हो सकी। तो अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर 2-3 और बातें भी की हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे ये 1000 साल जेल में रखना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, मिलिट्री कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, जो मर्जी कर लें, डील नाम की कोई चीज मेरी जिंदगी में नहीं है। मैं जब भी आऊंगा और अदालती फैसलों के और रूल ऑफ लॉ के असूल के तहत आऊंगा और अदलिया के जरिए आऊंगा और अदलिया मेरा मुकदमा सुने। जिस मुकदमे में भी ये ट्रायल करना चाहते हैं करें, बेफिक्र होकर करें। मैं एक फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए हर वक्त हाजिर हूं, लेकिन डील नाम की कोई चीज मेरे कागजों में नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सख्त तरीन हालात मैंने काट लिए हैं और इसके बाद ये क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये मुझे मार ही सकते हैं। तो अगर ये भी करके देखना है तो करके देख लें। तो बहरहाल उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन था। उसमें एक दिलचस्प चीजें सामने आ गई हैं जी, और उसमें एक बात ये भी आ गई है कि इस इलेक्शन में जो मुनीर काकड़ हैं, जो हामिद खान साहब ग्रुप के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, और ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। एक तरफ तो प्लाटों का मामला, दूसरी तरफ कोई हाउसिंग सोसाइटी को अपग्रेड और सारे मामला वो भी हैं अपनी जगह। फिर पैसे भी ग्रांट्स की सूरत में पैसे भी तकसीम किए गए इंडिविजुअली भी। लेकिन इसके साथ साथ जो मुनीर काकड़ हैं, जिनको वाज़े बर्तरी हासिल थी, और उसके बारे में एक खबर चलवा दी गई पहले ही कि ये खबर चला दें और वजीर कानून का नाम लेकर चलवा दें, और कि उनको मुबारकबाद दे दी और मुनीर काकड़ जीत गए। जबकि उस वक्त मुनीर काकड़ साहब ने गुफ्तगू करते हुए क्या बताया, ये जरा आपको मैं बता देता हूं कि वो क्या कह रहे थे उस वक्त जब ये सारा कुछ हो रहा था। सुने। मेरे 25 वोट जो है रऊफाता के, मेरे 25 वोट जो है रऊफाता के 2 बंडलों में से निकाले और रऊफाता के खाते में डाले। नहीं हुआ रही सिक्योरिटी और सारे मिले हुए मेरे कोटी के सिंपल से बनाया हुआ है, उसी के अंदर वोट खुलवा के अभी तो काउंटिंग अभी दोबारा होगी 1 to 1 होगी। मैंने कहा 1 to 1 को चेक करेंगे फिर बात करेंगे। हर वोट में चेक होगा जिसका है वही। ये जानबूझ कर क्या रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपके लोग 25 वोट छुपाए हुए थे, वो किसी रूपाता जो बंडल बनाए हुए थे वो रूपाता मेरे रूपाता के वोट में रूपाता के मनीष साहब ये बताइए कि मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लीड करूँ। इस्लामाबाद के अभी तक मेरे पास रिजल्ट नहीं है, बाकी तमाम उनके जो रिजल्ट आए उसमें मैं लीड 47
ऐसा इसमें जनरल फैसल नसीर रहा था, कल भी उसके टेलीफोन से लोगों को टेलीफोन कर रहे थे, थ्रेट कर रहे थे। आईएसआई का इसके अंदर रोल है, पिछले साल जिस तरह शहजाद शौकत के अंदर रोल था, इस मरतबा भी आईएसआई का डायरेक्ट रोल है इस इलेक्शन के अंदर। कल भी मैंने शिकायत की थी, परसों भी मैंने शिकायत की थी, आईएसआई की इंटरफेरेंस इस इलेक्शन में भी है। पिछले साल भी आईएसआई के इलेक्शन में इंटरफेरेंस था। शहजाद शौकत की तरह भी वो इसी तरीके से पपेट सदर बनाना चाह रहा है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। और ये मैसेज अगर इस किस्म के इलेक्शन में भी हमारे साथ मुल्क से यहाँ से पंजाब से इस किस्म का रवैया अपनाया जाएगा तो इसके खतरनाक नजायज हर हवाले से, सियासी हवाले से भी होंगे, दूसरे हवाले से भी। 25 वोट कौन किससे छुपाए, आपको नाम तो बताया। बात यह है कि ये सारे पंजाब बार कौंसिल वाले बैठे हो और किसे छुपाना। ये जनाब मुनीर काकड़ थे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ रहे थे और वो बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया है और वो ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए। तो मेरा ख्याल है कि DGISI जो हैं मेजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब और आर्मी चीफ इस मामले को देखें और इस इल्जाम में कितनी हकीकत है उसका भी जरा जायजा लेना चाहिए। अब आते हैं जी इमरान खान साहब से मुतालिक एक और खबर, और वो ये है कि दो खबरें। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक अनोखी मंतक पेश की और उन्होंने कहा कि हमें इत्तलात मिली थी, यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ये बात वजीर दाखिला को करनी चाहिए थी, होम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी जो कि मरीम साहिबा हैं, वजीर जेल खाना जात को करनी चाहिए थी जो कि मरीम साहिबा हैं, IG जेल खाना जात को करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। राना साहब ने आज अचानक बात कर दी एक प्रोग्राम में, और वो ये कि जनाब उनके पास इत्तला है कि इमरान खान साहब को जेल तोड़कर रिहा करवाने का प्लान था, इसलिए उनके मुलाकातों पर फिलफौर पाबंदी आयद कर दी गई और ये सब कुछ इसलिए किया गया, जो कुछ ये बिजली बंद और पानी बंद और गैस बंद और खाना बंद, ये सब कुछ इसलिए हुआ है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अनोखी मंतक पेश की। दूसरी जानिब एक और हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के मुआवन खास बैरिस्टर अकील अब्बासी, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सब कुछ किया जा रहा है, रिहाई का मामला, ये तो एक रिपोर्ट आ सकती है, मेडिकल रिपोर्ट आ सकती है शौकत खानम की कि इमरान खान साहब के जो रिपोर्ट्स में जहर के असरात पाए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ना ही कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, डॉक्टर फैसल सुल्तान को उसमें शामिल किया जाना था वो नहीं किया गया, फिर आसिम यूसुफ डॉक्टर हैं उनको आके चेकअप करना था, वो बैरून मुल्क से आए छुट्टियां खत्म करके, उनको जेल के बाहर इंतजार करवाया गया, नहीं एक्सेस दी गई। शौकत खाना में अभी तक कोई ब्लड के नमूने नहीं लिए। तो ये बैरिस्टर अकील जो हैं वो किस की बात कर रहे हैं और किस जहर की बात कर रहे हैं? क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात तो नहीं है, और या फिर खुद ही दाल में कुछ काला काला है और इनको नजर आ रहा है कि कोई ऐसी खुदा ना खासा हरकत की है जिसकी वजह से इमरान खान साहब के ब्लड के नमूने जो हैं वो अभी तक नहीं लिए जा रहे। तो एक और जी उससे बड़ी खबर जो है वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, और वो है कि मरियम नवाज साहिबा को 2014 में, जब 2014 में मरियम नवाज साहिबा को बनाया गया था वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने, जब वो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे वालिद साहब, तो उस वक्त मोहतरमा मरियम साहिबा को उन्होंने चेयरपर्सन यूथ लोन का ओहदा दिया था, चेयरपर्सन यूथ लोन का ओहदा दिया गया था। और ये है वाकया 2014 का, क्योंकि इलेक्शन हुए थे 2013 में, तो फिल फॉर मरियम साहिबा को बना दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो चैलेंज होगी लाहौर हाई कोर्ट में, और इनकी जो काबिलियत है वो बताई गई कि जनाब ये बहुत ही काबिल हैं, इन्होंने PhD भी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में इनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो सारी की सारी जी उनके पास केस चला गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये केस सुनते हुए ये कहा कि उन्होंने कहा कि जी आखिरी हियरिंग हुई 12 नवंबर 2014 को। तो ये मेरे सामने पड़ी है लाहौर हाई कोर्ट में, ये खबर भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मंगल के रोज जाली इसनाद और तालीमी काबिलियत छुपाने पर वफाकी हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम के लिए मरियम नवाज के बजाय किसी अहल शख्स को चेयरमैन मुकर्रर करने का मौका दिया।
यानी कि हाई कोर्ट में केस था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम इनको, क्योंकि जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ खबर, तो उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये क्यों कहा कि हम हुकूमत को मौका दे रहे हैं, वजीर आजम को, कि वो इस अपॉइंटमेंट को वापस ले लें और किसी अहल शख्स को इस ओहदे पे लगाएं, वरना अगर उन्होंने ना किया तो फिर हम खुद कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जी जुबैर नियाजी साहब, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी और ये चली गई थी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के सामने। तो चेयरमैन यूथ लोन मरियम नवाज को बरतरफ होना होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। और ताहम जज साहब ने कहा कि अदालत जो है हुकूमत यानी कि वजीर आजम नवाज शरीफ को चेयरपर्सन मरियम नवाज को ओहदे से बरतरफ करने का एक मौका देना चाहती है कि वो अज खुद ये काम करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मरियम नवाज के तालीमी असनाद अदालत के सामने पेश किए, ताहम PhD की डिग्री एजाजी या जाली होने से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने ये डिग्री वापस ले ली और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि सबमिट करवा दी गई थी कि मरियम साहिबा ने PhD की हुई है। तो अदालत ने पूछा कि कहाँ से की है, तो उन्होंने कहा कि हो ये तो एजाजी डिग्री थी, एजाजी थी यानी कि डिग्री तो नहीं थी, तो वो लगा दी गई। तो उसके बाद वापस ले आई और उन्होंने कहा ये डिग्री हम वापस ले रहे हैं। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा अदालत के सामने कि पेश की जाने वाली तफसीलात इंटरनेट से हासिल की गई थी। तो तकर्री का दिफा किया डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने, और चेयरपर्सन मरियम नवाज का ऑफिस पब्लिक ऑफिस नहीं है, जबकि ये एक फोकल पर्सन का काम सरंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि चेयरपर्सन मरियम नवाज का मनसब फंड्स जारी करने के अमल को मुतासर नहीं करता। बाद अज़ां जस्टिस मंसूर अली शाह ने समात को 2 घंटों के लिए मुअख्खर कर दिया और लॉ ऑफिसर को विफाकी हुकूमत की जानिब से हदायत लेने को कहा कि आप हिदायत लेकर आएं, और हुक्म दिया कि वजीर आजम नवाज शरीफ बताएं वो खुद मरियम नवाज की गैर कानूनी तकर्री को वापस लेंगे या अदालत बरतरफी का हुक्म सादिर करे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल 3 बजे से पहले ही अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजीर आजम नवाज शरीफ जर्मनी के सरकारी दौरे पर हैं और जुमेरात तक वापस आ जाएंगे। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि वजीर आजम की वापसी तक केस को मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि अदालत के सवाल के जवाब में वजीर आजम नवाज शरीफ का जो है वो जवाब आना जरूरी है। दरख्वास्त गुजार के कौंसल यानी कि जुबैर नियाजी साहब के जो वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की, लेकिन अदालत ने यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जुमे तक समात को मुलतवी कर दिया, यानी 12 नवंबर को समात थी तो उसको जुमे तक कर दिया जी मुअख्खर, और 3 दिन दे दिए कि वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो आ जाएं जर्मनी से वापस और आके बताएं फिर। तो कानूनी और शफाफ अंदाज में अदालत ने हुक्म दिया कि जुमे तक कानूनी और शफाफ अंदाज में तकर्री के हवाले से मैकेनिज्म मुरतब किया जाए और मरियम नवाज के तमाम तालीमी असनाद भी पेश किए जाएं। ताहम अगली समात से पहले ही मरियम नवाज को डी नोटिफाई कर दिया गया। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो सबसे बड़ा जुर्म है, वो कहते हैं कि ये जुर्म उनका सबसे बड़ा गर्दाना गया, और आखिरी 2 घंटों में जबकि सब कुछ हो गया था और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैरान हैं और पीपल्स पार्टी भी हैरान है कि ये तो हमने फाइनल किया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कैसे आ गए। तो जनाब ये है वो मुकदमा 12 नवंबर 2014 का कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जनाब उनका कसूर ये था कि उन्होंने मरियम साहिबा की जो डिग्रियां सबमिट की गई थी, उन्होंने कहा था ओरिजिनल डिग्रियां लेके आएं कि इनकी तालीमी असनाद ओरिजिनल लेके आएं और बताएं कि इनकी तालीमी काबिलियत कितनी है, और वो सबमिट नहीं करवाई गई, बल्कि जुमे से पहले मरियम साहिबा को डी नोटिफाई कर दिया गया था और चेयरपर्सन यूथ लोन के ओहदे से हटा दिया था उनके वालिद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने। फिल वक्त इतना ही, बाकी खबर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।